हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 का पेपर जो 13 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को यानी कि मैथमेटिक्स का पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो 25 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले और भी शिफ्ट की वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको वो एक्सेस करना है तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर जो छोटी सी स्क्रीन दिख रही है कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। और यहाँ से आप एसएससी सीएचएसएल 2019 मैथ को जो दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ से सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आपको इंग्लिश वाला पार्ट देखना है, जो इंग्लिश का सॉल्व वीडियो है एक्सप्लेन, तो वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं 2019 की। ठीक है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस के लिए है, इंग्लिश में कुछ डाउट है कि किसके साथ प्रिपोजिशन आता है, कब कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ जो कंफ्यूजिंग वाली वर्ब हैं उनसे रिलेटेड, तो जो डाउट वाले टॉपिक हैं तो वो इसमें इंग्लिश डाउट से आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आज की वीडियो का, यदि 35 संख्याओं का जो औसत है वो 22 है। ठीक है, अगर संख्याओं का 35 संख्याओं का औसत 22 है तो यहाँ से हम संख्या फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर होंगे वो। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 770। आगे पहली 17 संख्याओं का औसत जो है वो 19 है, तो यहाँ से इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि 323 नंबर होगा। और अंतिम 17 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 20 है, यानी कि 340 है। 340 और 323 अगर मैं ऐड कर दूं तो 3 4 2 6 663, और संख्या कितनी होगी मेरे पास, 34। यानी कि एक संख्या बची, यहाँ 35 की बात हो रही है लेकिन 34 का जो सम आ रहा है वो 663 आ रहा है। डेट मीन 770 और 663, 7 0 और 7 में छेगा 107। जो 35वीं संख्या यानी कि एक जो संख्या बची वो कितनी है, यानी कि 18वें नंबर की संख्या थी वो पूछी थी, वो 107 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, अगर हम वैल्यू पुट से करें यानी कि वैल्यू पुटिंग करके, तो मुझे पता है 0 कब आएगा, जब वैल्यू इनकी दोनों की सेम होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तब ये 0 हो सकता है, क्योंकि 45 डिग्री पे ये 1/√2 होगा और ये भी 1/√2 होगा। डेट मीन ये 0 हो जाएगा। तो वहीं अब मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, क्यूब माइनस 1/√2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 2/√2 माइनस 1/2√2, और ये हो जाएगा 0 फिर से, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, या फिर अगर मुझे ये पता है, ठीक है, ये अगर मैं पूरे पार्ट को ए मान लूँ, ठीक है, इसको ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ, तो ये बी क्यू हो गया, ये ए क्यू हो गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का हमें फार्मूला ऐसे अगर समझ में ना आ रहा तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ठीक, अब ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये ए है और ये बी है। ठीक, तो ये 0 दे रखी है, अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं और 0 ही मिलेगा, चाहे वैल्यू पुट कर लें या फिर हम जो बेसिक मेथड है उससे जाएंगे तब भी ये 0 ही मिलेगा। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया है कि 3x² माइनस 5x माइनस 8 के गुणनखंड ज्ञात करिए। अगर हम कक्षा 10 की बात करें तो ये हमने बहुत किया है। क्या करते हैं कि गुणनखंड में 8 और इसकी मल्टीप्लाई जो इसका x² का कोफिशिएंट होता है, यानी कि 24 आया। अब 24 के ऐसे फैक्टर करना है हमें जो माइनस के 5 दे। ठीक, तो 3x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 8, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ठीक, तो माइनस का 5x मिलेगा और 8 तियां होते हैं 24, तो यहां से 3x कॉमन कर लिया तो x प्लस 1 बचा, और यहां से
माइनस का 8 काउंट कर लिया तो x प्लस 1 बचा। तो 3x माइनस 8 और x प्लस 1 जो है वो इसके फैक्टर होंगे। अब ये कहाँ पर है, x प्लस 1 और 3x माइनस 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में ये मौजूद है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त में दो बराबर और समांतर जीवाएं परस्पर 6 सेंटीमीटर दूर हैं। तो ये वृत्त है, और अगर हम जीवाएं देखें तो ये जीवाएं बना लेते हैं, यानी कि कॉर्ड इसकी, यहाँ कोई सेंटर होगा, 6 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, दूर है, उस वृत्त के विपरीत पक्षों में स्थित हैं। ठीक है, यानी कि विपरीत है केंद्र से। यदि प्रत्येक जीवा की लंबाई, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हाफ में मिलेगी। प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। ठीक है, तो ये 4 है, ये 4 है। और इंग्लिश वाला, एक मिनट जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब हमको एक चीज पता है कि ट्रिपलेट जो होता है 3, 4, 5 का होता है। 4 ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये 4 है। ऑप्शन में क्या है, 3, 7, 2। ये कभी भी हाइपोटेनियस नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमें जो रेडियस निकाली वो हाइपोटेनियस होगी, तो वो 5 में हो सकती है। हाइपोटेनियस इसमें से नहीं हो सकती। अगर फोर्स बेस है तो 5 ये होगा, और ये पता, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 6 भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसको सीधे जो हमारा फार्मूला है उससे करेंगे, मतलब बेसिक से, तो क्या होगा, मैं अगर इसको x मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स। अब ये रेडियस है, रेडियस तो दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 16 प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, और इस वाले में ट्राइंगल में देखूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल रख सकता हूँ, तो इक्वल रखूंगा तो 16 से 16 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 36 और माइनस 12x बचेगा, यानी कि 12x बराबर 36 हो जाएगा, और x बराबर 3। ठीक, तो x बराबर अगर 3 आ गया तो ये मुझे पता है, हाइपोटेन्यूस जब निकालूंगा या फिर यहीं पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो आर स्क्वायर बराबर 16 प्लस एक्स की वैल्यू 3 आई है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 9 25, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, और यहाँ से आर निकल के आ जाएगा 5, क्योंकि इसका रूट ले लेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ट्रिपलेट अगर पता हो तो वहाँ से भी हम विदाउट कैलकुलेशन अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ट्रिपलेट ना पता हो कोई बात नहीं, एक्स लीजिए और उसको 6 माइनस एक्स करेंगे। ठीक, जैसे हमने इसको ये 6 माइनस एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले, ठीक है, तो अभी इंग्लिश में दिख रहा होगा आई होप। ठीक, क्योंकि बहुत सी डिमांड आ रही थी ना, नीचे कमेंट बॉक्स में भी और मैसेज भी जो आ रहे थे ग्रुप में, कि बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो अभी आप सबकी सुविधाओं के लिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में है। ठीक, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस इंग्लिश में, क्योंकि जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 1 घंटे से ऊपर की लगभग वीडियो चली गई थी। वो इसी वजह से गई थी कि पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहा था, फिर इंग्लिश में। तो अभी मैं बस हिंदी में पढ़ रहा हूँ, और इंग्लिश वाले जो भी हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें और उसको समझें। चलिए फिर क्वेश्चन है हमारा, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर, अगर मैं ओ केंद्र वाला कोई ये सर्कल बना दूं, और इसके बाहर बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि कुछ इस तरीके का होगा, ये ए है, तो एक ए है और एक पी, ए पी और ए क्यू खींची जाती हैं, तो पी ए क्यू यानी कि ये वाली जो है वो 80 डिग्री है। तो पी ओ क्यू यानी कि ये फाइंड करना है। ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो ऐड होके बनता है, ये तो हमें पता है ये 90 डिग्री होगा, 180 180। ठीक, और एक चतुर्भुज में भी 360 डिग्री होता है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ये 90 होगा, ये 90 180, और ये जोड़ के यहाँ से भी 100 बचेगा। नहीं तो ये भी ध्यान रखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने के जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, तो 80 हमारे पास है, तो कितना बचा, 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है नी बार ग्राफ से। ठीक है, एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें 4 महीने हैं अप्रैल से जुलाई तक के 2019 के, और उसमें आय, ठीक है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर व्यय को दर्शाता है। तो कुल आय इनकम को ध्यान में रखते हुए कुल आय इनकम और कुल व्यय एक्सपेंडिचर के बीच का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना क्या होगा, टोटल इनकम ऐड करना होगी, यानी कि ब्लू कलर में जो है वो इनकम है यानी कि आय। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा ब्लू वाले पार्ट को, तो ये टोटल जो इनकम होगी वो आ जाएगी मेरी 110। और जो ये दे रखा है येलो कलर में, ठीक है, गेरुआ कलर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में येलो नहीं होगा, सेफ्रॉन, तो वो कितना आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, वो 55 है। ठीक, अभी क्या पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है उनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर अगर मैं देखूं तो 55 है, और इसी को परसेंटेज में अगर मैं बता दूं, आय से अंतर पूछा है, तो ये 55 दूनी 110 और 50%, डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक नल है ए, जैसे नाम दे दिया गया, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। 3 तरीके के नल हैं, 2 तरीके के नल जो हैं वो भर रहे हैं, और तीसरे तरीके का नल उसको खाली कर रहा है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से 1/6। ठीक है, अगर वो 6 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में 1/6 भरेगा, प्लस 1/8 दूसरा भरेगा, और माइनस करेगा 1/4, यानी कि तीनों एक साथ खोल दिए। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं, क्योंकि मुझे पता है प्लस और माइनस तभी होगा जब तक इसके हर या डिनोमिनेटर सेम होंगे, तब तक हम नहीं कर सकते जब तक ये सेम ना हो। ठीक है, तो माइनस और प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 24। तो इसको 6 चौक 24 करना पड़ा होगा, इसको 8 3 24 करना पड़ा होगा, माइनस 4 संग 24, तो 4 3 7 माइनस 6 24, और 1/24। तो 1 घंटे में 1/24, डेट मीन के पूरा काम जो है वो 24 घंटे में होगा, यानी कि टैंक को भरने में जो समय लगेगा वो 24 घंटे का लगेगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, और ए बी की अगर मैं वैल्यू, ए बी का 3/7 दे रखा है। ठीक है, ए बी का 3/7 9, तो 3 3 9, और ए बी यहाँ से निकल के आएगा 7 21 21। ठीक, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 21, ए बी का 3/7 9 है। ठीक, ना कि ए बी की वैल्यू 9 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सबसे पहले मुझे फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला हो गया। ए प्लस बी मेरे को पता है, और ए बी पता है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, वो यहाँ से पता लगेगा। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर, ठीक, और बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 2ab यानी कि ab की वैल्यू 21 है, तो 2ab की कितनी होगी 42, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 42, और ये हो गया 58। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ए प्लस बी कितना है 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 58 है, माइनस ए बी कितना है 21 है, तो 10 और 8 में से 1 गया 7, 5 में 2 गया 3, ये हो गया 370। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में विद्युत पोल को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। ठीक, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, और ये होता है टाइम। ठीक, अभी डिस्टेंस पता नहीं है तो डिस्टेंस को डी रहने दो, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर है, लेकिन 5/18 से गुणा करना पड़ेगी, क्योंकि 36 सेकंड में वो इसको पार कर रही है, तो इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगी। तो 5/18 से करेंगे तो 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 18 दूनी 36, और डी बराबर 72 गुणा 5 गुणा 2। ठीक, ये 72 और गुणा 10, और यहाँ से कह सकता हूँ 720 मीटर जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर फिर से 10 जो है वो बार ग्राफ से है, यानी कि कुल व्यय की बात कर रहा है। कुल व्यय कितना हुआ है हमारा, अभी हमने निकाला था
टोटल एक्सपेंडिचर 55 था। अगर 10 को 25 को 7 को 13 को काउंट करेंगे तो 55 आएगा। 13 7 20, 30 और 20 55, 25। ठीक है। कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो फिर से बात वही है, कुल आय हमारी 110 है। परसेंटेज पूछिए, 55 दूनी 10 और 2 पंजे 50%। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा। 11 नंबर की तरफ बढ़ेंगे और उसमें दे रखा है कि 10x की वैल्यू दे रखी है m/n और हमें बताना है sin x प्लस cos x। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो एक फिगर बना लो जो राइट एंगल ट्राइंगल का होता है, m/n, यही तो आएगा 10x। ठीक, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस निकल आएगी अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस भी हम निकाल लेंगे। अब sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा m अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस cos x क्या होता है? n यानी कि आधार या फिर बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस या फिर कर्ण। ठीक है, अब क्या है, मैंने बताया अभी कि जब भी हमें प्लस या माइनस करना होगा तो डिनोमिनेटर या फिर हर सेम होना चाहिए। सेम है ऑलरेडी पहले से ही, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m प्लस n, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ये हमें बताना है। 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30, देन द 20% ऑफ दैट नंबर इज। तो क्या करते हैं, फिर संख्या को मान लेते हैं हम x। ठीक है, बोला उसका 40% कम है तो इसमें जोड़ देते हैं। किससे कम है? 60% से। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन हमारी। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 1 0 से 1 0 काट लो, थोड़ी जरा सहूलियत हो जाएगी। तो अभी क्या हो जाएगा, 4x प्लस 300 डिवाइड बाई 10 बराबर 6x डिवाइड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल आउट और इस 4x को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 6x माइनस 4x मतलब 2x बराबर 300 और x बराबर 150, यानी कि वो जो संख्या है वो 150 है। उसका मुझसे पूछा गया है कितना, 20%। अगर 20% मैं निकालूं, या 1/5 ही होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, 20 पंजे 100 और ये हो गया 30। तो x बराबर 30 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि जो संख्या है उसका 20% 30 होगा और संख्या हमने निकाली वो 150 थी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है और एक बार ग्राफ जो दे रखा है जुलाई से अप्रैल से जुलाई तक का, तो उसमें उस व्यक्ति की औसत इनकम कितनी है ये पूछा गया है। औसत इनकम कितनी है? तो मुझे पता है इनकम अभी मैंने निकाली थी, टोटल इनकम जो थी वो 110 थी। ये 1000 में है। ठीक है, जो निकल के आ रहा है ये 1000 है। अब इसमें पूछा है औसत यानी कि एवरेज इनकम, तो 110 है और बंदे कितने, 1 2 3 4, यानी कि 4 मंथ हैं। तो 4 दूनी 8 बचे 3, 0 हो गए। 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंजे 20, ये आ गई 27.5 के। ठीक है, 27.5 के। डेट मीन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। के का मतलब 1000 है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 तो ये खत्म हो जाएगा इसमें, 275 और ये। ठीक है, यही निकल के आएगा। चलें फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR नाम से, और उसमें जो है PQ और PR, पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। PQR, PQ और PR के मध्य बिंदु है इनको मिला देते हैं, S है और T है। तो इसमें QPR जो है, यानी कि QPR ये जो है वो 75 है और PRQ जो है वो 40 डिग्री है। PRQ यानी कि ये वाला 40 डिग्री है। पूछा क्या गया है, TSQ की वैल्यू, TSQ यानी कि ये
ये पूछा है हमसे। ठीक, तो अगर हम देखें ये वाला एंगल कितना बचेगा, 75 इसने ले लिया, 40 इसने ले लिया, 75 प्लस 40, 5 और 7 4 11, 115, और 180 में से घटा देंगे तो 10 में से 5 के 5, 7 में से के 6, ये वाला एंगल जो बचेगा 65 डिग्री बचेगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 75 और 40 दे रखा था तो ये 65 बचा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वाला जो एंगल है पी एस टी वो बराबर होगा पी क्यू आर के। पी क्यू आर के क्यों होगा भैया, क्योंकि ये सप्लीमेंट एंगल है। ठीक, सप्लीमेंट एंगल जो थ्योरम है उसके थ्रू ये बराबर हो गया। अब ये 65 आ गया। अब मुझे पता है जब एक लाइन जा रही है कोई भी और ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, अब मैंने इतना एंगल पार्ट निकाल दिया 65 डिग्री, तो ये कितना बचा, 115 ही तो बचा। तो यही तो आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, इतना निकल गया 65 डिग्री, क्योंकि ये बराबर है पी एस टी पी क्यू आर बराबर है सप्लीमेंट एंगल से, तो ये 65 हो गया, तो ये 180 माइनस 65 यानी कि 115 डिग्री बचेगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें पूछा गया है कि एक नंबर दिया गया है, फिर बोला गया है कि 9 से विभाज्य यानी कि 9 से डिवाइड है, तो पी का मान बताइए। यानी कि जो पूरा नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है ये 9 से डिवाइड है और पी का मान हमें बताना है। तो हमें पता है कि जो डिविजिबिलिटी जो चेक करते हैं हम, 9 से डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर इन डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अगर मैं इनका सम करूं, 2 7 2 9, ठीक है, 9 से कट गया, ये 9 से ये कटा, 5 और 4 मिलकर 9 से कटा, 6 और 1 7, यानी कि 7 प्लस पी बचा। 9 से डिवाइड होना चाहिए इसका सम, तो 7 2 9 9 से कट जाएगा, ये खत्म हो गया, 9 से 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 और 7 बचा प्लस पी बचा है। तो अब इसमें क्या ऐड करूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि मुझे 9 बनाना पड़ेगा इसको 7 को, तो पी की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 7 2 9 हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा एक, वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 2 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्ति राशि क्रमशः 820 और 8820 है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपये है। ठीक, यदि ब्याज की जो दर है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई हो तो ब्याज की दर हमें बतानी है। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर होता है टी। ये दे रखा है अमाउंट 8820, पी हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से 820 माइनस कर दिया, 1 प्लस आर अपॉन 100, और 2 वर्ष की बात चले यानी कि 2, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब अगर मैं देखूं, यहाँ देखें 882, और ये जो है मैं इसके नीचे ले आया 800 को, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का बना लूँ, स्क्वायर में बना लूँ, तो मैं कह सकता हूँ फिर यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं 2 से काटूँ, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 बने, ये 400 हो गया। 441 अगर आपको याद आ रहा हो, ये 21 का स्क्वायर है और 400 जो है 20 का स्क्वायर है, तो मैं इस फॉर्म में लिख लूँगा इसको, 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करके मैं कह सकता हूँ कि 21/20 बराबर 100 प्लस आर अपॉन 100, तो 20 पंजे 100, और यहाँ से 105 बराबर 100 प्लस आर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 5% जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 18,000 में बेचा तो उसको 10% की हानि हुई, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगी उसकी असल कीमत क्या है। ठीक, 90% में बेचा था ना, तो 90 को नीचे रखेंगे और 100 को ऊपर, और उसको बेचना है अब कितने पे, 15% लाभ पर, तो 115 डिवाइड बाई 100, ये तो करते हैं।
यहाँ से हमें कीमत निकल आएगी पता, ये क्या है, इसका कीमत पता निकल आएगी। फिर उसको चाहिए 15% लाभ, तो हमें पता है कि अगर लाभ चाहिए होता है तो प्लस कर देते हैं 100 में, अगर वहाँ नहीं हो रही हो तो हमने ये माइनस किया। तो 115 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो, और 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर बचा 200। ठीक, तो ये 2 जीरो तो आ गए, और 2 पंजे इसका जीरो, 1 3, ठीक, 2,30,000, सॉरी 23,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 23,000 रुपये में बेचेगा वो, तो उसको 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो से। ए बी बी सी का अनुपात दे रखा है और हमें बताना है ए बी सी का अनुपात। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शन दे रखा है, और ए बी और बी सी में दे रखा है, फिर हमें बताना है ए बी सी का प्रोपोर्शन। ठीक, तो अगर मैं देखूं इन दोनों में, तो बी कॉमन है, यानी कि इसमें भी बी दे रहा है और इसमें भी बी दिया है। यहाँ बी 5 है, यहाँ पर बी जो है 2 है। अगर मैं इसको बराबर कर लूँ तो ए बी और सी, इसको अगर बराबर करूंगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, यहाँ 5 से। जो यहाँ नहीं है वो उसको वहां से मल्टीप्लाई कर दो, जो वहां नहीं है तो उसको उससे कर दो, यानी कि 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ। तो बी का यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे 10 मिल जाएगी। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। ठीक, अब मैंने 2 को इसको किया तो 2 को इसको भी करूंगा, क्योंकि अकेले तो 5 5 को तो कर नहीं सकता। 2 3 6 ही हो गया। यहाँ मैंने 5 से की है, 5 2 10 किया है, तो 5 3 15 होगा। तो जो रेशियो निकल के आएगा 6 10 15 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, क्या हो रहा है ये। एक पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी दे रखी है। ठीक है, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी दे रखी है, वो 850 एमआरपी है, 748 जो है सीपी है। तो छूट का प्रतिशत बताइए, याद कीजिए। तो इसमें आई थिंक कुछ मिसिंग है। द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक रिस्पेक्टिव द डिस्काउंट इन परसेंटेज, किस में डिस्काउंट, अच्छा, ठीक 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 है। तो ये दे रखा है कि मतलब यहाँ से एमआरपी से अगर वो सीपी पे बेचता है तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 102 रुपये, ठीक है, 102 रुपये उसने ज़्यादा मार्क कर रखे हैं, यानी कि 850 से उसको 102 रुपये कम करना पड़ेंगे। अब यही बात मैं परसेंटेज में देखूँ तो 102 रुपये कम कहाँ से करना पड़ेंगे, 850 रुपये से, एमआरपी से। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 17, ये 5 दूनी 10, 17 छक्का 102, और 6 गुणा 2 मतलब कि 12% यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देख लेते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं। डी ई जो है वो बी सी के समांतर है, जहां बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर हैं। ठीक है, ए बी और ए सी पर हैं। ए डी बराबर 4 दे रखा है, डी बी की वैल्यू दे रखी है 8, ए ई 3 दे रखा है, और ई सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर मैं कह दूं एक्स है ये तब, ठीक, तो 4/8 यानी कि ए डी अपॉन बी डी बराबर होता है ए ई अपॉन ए सी, यानी कि 3 अपॉन एक्स। तो 4 दूनी 8 और x बराबर 2 3 6। ठीक, या फिर अगर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 1:2 का है, तो 1 के सामने कितना 3 है, तो 2 के सामने इसका डबल होगा यानी कि 6 होगा। यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं और 6 ही आएगी। ठीक है, मतलब जिस रेशियो में ये बटी हुई है उसी रेशियो में फिर ये होगी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसिक एक्स, और प्लस है 1 प्लस कॉसिक एक्स और डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, बट हम जाके ये दो ऑप्शन तो हटा देंगे, लेकिन इन दो ऑप्शनों में जाके फंस जाएंगे। ठीक है, तो करेंगे बेसिक से इससे, बिल्कुल ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉसिक एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, कॉट एक्स और 1 प्लस
कॉसिक एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए फिर इसको खोलते हैं। ये तो हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 स्क्वायर, ठीक है 1 का 1 ही रहेगा, प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी कि 2 कॉसिक एक्स, कॉट एक्स और 1 प्लस कॉसिक एक्स। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर याद हो पहली सर्वसम्मिका, या सॉरी पहली नहीं थर्ड, तो वो होता है 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी। तो कॉट को इधर लाऊंगा, सॉरी ये हो गया ना, हाँ ठीक, ये +1, ठीक है, ये होती है थर्ड आइडेंटिटी या फिर तीसरी सर्वसम्मिका। तो अभी इस 1 को इधर को ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसिक स्क्वायर एक्स -1। ठीक, ये कॉट एक्स की जगह में पुट करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ रखूंगा तो कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 + 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसिक एक्स, और ये हो गया कॉट एक्स 1 प्लस कॉसिक एक्स, ये कैंसिल आउट। अब क्या बचा, 2 कॉसिक स्क्वायर एक्स और ये कॉसिक एक्स बचा, यानी कि 2 अगर मैं कॉमन कर लूँ ऊपर, ठीक है, तो क्या बचेगा कॉसिक स्क्वायर एक्स, और या 2 कॉसिक एक्स कॉमन कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं 2 कॉसिक एक्स। तो यहाँ पर एक कॉसिक एक्स बचेगा और प्लस ये तो पूरा चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 कॉट एक्स और 1 प्लस कॉसिक एक्स, ये कट गया। क्या बचा 2 कॉसिक एक्स और कॉट एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट। अभी क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स, अच्छा कॉट एक्स में है तो फिर साइन में छोड़ो, ये बचा कॉसिक एक्स डिवाइड कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉसिक एक्स बटे सेक एक्स। तो ये कट गया, ये सेक एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 नहीं था ना, ओहो गड़बड़ हो गई है, तो ये 2 नहीं कटेगा, ठीक है, तो 2 ऊपर रहेगा, तो 2 सेक एक्स। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या था 2, जो मैं समझा यहाँ पर 2 लिख जाता गलती से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर जाता, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 रहेगा, और ये 2 यहाँ भी ऊपर रहेगा, ठीक, ये कॉसिक से कॉसिक कट जाएगा, सेक एक्स ऊपर पहुंचेगा, तो 2 सेक एक्स जो होगा इसका फोर्थ वाला ऑप्शन वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें लगाना है बॉड मास, ठीक है। तो बॉड मास के लिए हमें पता है सबसे पहले करना होता है सॉल्व ब्रैकेट को। ब्रैकेट में अगर तीनों ब्रैकेट दे रखी हैं तो सबसे पहले करेंगे छोटी वाली ब्रैकेट को, यानी कि 75 को डिवाइड करना है 15 से, तो इस पूरी का वैल्यू 5 है, 15 पंजे 75 होता है, और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 + 11 हो गया, 5 + 6 11 हो गया। अब ये छोटी और मझली ब्रैकेट खुल चुकी है, हमारे पास बड़ी ब्रैकेट बची है, तो 11 गुणा 2 बचा है, यानी कि 11 गुणा 2, यानी कि इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट का मतलब है 22। कितना 22। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये 4 2 6 होता है, और 7 3 10, 106 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 22, 2 पंजे 10, 2 3 6 प्लस 22, और 3 2 5 और 5 2 7, यानी कि 75 जो होगा वो इसका आंसर होगा 75, ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है x और y की वैल्यू दे रखी है 16 है, x² + y² की वैल्यू दे रखी है, और x + y का मान पूछा है। तो अगर हम ये देखें x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² प्लस 2xy, ये होता है ना। x² + y² की वैल्यू 32 दे रखी है, 2xy यानी कि xy की वैल्यू 16 है, तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, यहाँ से दोनों ऐड हो जाएंगे 64 हो जाएगी, और x + y का होल स्क्वायर बराबर जब
64 है तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 8 आ जाएगी, क्योंकि इसका जब रूट निकालेंगे तो 64 का 8 आएगा। 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, ऐसे समझ लीजिए, या फिर 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 गुणा 8, ठीक है। इस तरीके से एक पेयर निकालते हैं बार को। चलिए फिर 24 क्वेश्चन है और बार ग्राफ से है। पूछा है कि उस व्यक्ति का औसत व्यय कितना है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन। एवरेज एक्सपेंडिचर, अच्छा व्यय पूछा है, औसत व्यय बताना है। औसत व्यय तो अब हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 55 आ रहा था, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 1000 में आ रहा है ना, तो के लगा हुआ है, 4 एकम 4 और यहाँ 15 हुआ, 4 तियाँ 12, 3 बच्चे, 4 सत्ते 28, ये आ गया 13.75। और इस के को अगर मैं हटा दूं तो 13.75 गुणा 1000। अब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो खा जाएगा, ये 1375, एक जीरो बचेगा, तो 13,750, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यदि एक घनाभ की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है घनाभ का आयतन। तो एल, बी और एच यानी कि इसके आयतन वॉल्यूम का फार्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीपल, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है, 8 छंग 48, ये 10 बचा, यहाँ से 480 और सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक, यानी कि 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने उन सभी ग्रुपों में जहां भी आप ऐड हैं, या फिर आपके कोई भी साथी हैं जो एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एनालाइज कर सकें कि किस तरीके का पेपर आता है और उन जो प्रॉब्लम होती है उनको हम किस तरीके से टैकल करें, ताकि वो भी एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका कोई भी डाउट हो या फिर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, या फिर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें ताकि हम उसको अमल में ला सकें और आपकी सहायता कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।